had a case here where the whole principle of law was turned on its head, where they were supposed to be innocent till they were proved guilty. It worked the other way around. They had to prove their innocence in front of a court law. That too with their hands tied behind. They were not allowed defense witnesses, they were not allowed their documents, they were not allowed scientific reports. In that system and in that case, how do you fight for justice? One of the biggest issues which we've been grappling with in this case has been the role of the media. And the damage which has been done by sections of irresponsible media is untold, is actually untold. And it's just a horrific amount of damage which has happened. Now, the media plays an extremely important role in a democratic society. One cannot belittle the importance of the media. Ultimately, it is the media which will be giving the news and information to the public. It's the via media. But what do you do to a media which is not accountable, the media which is not ethical, and which passes off news which is incorrect? How does one deal with that? We have with us a member of the media, Mr. Somvanshi. I'd like him to come and speak, and especially the role which the media has played in this case. मीडिया के संदर्भ में अगर मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूँ तो सवाल मीडिया ट्रायल का जैसे जिक्र होता है, ये शब्द बोला जाता है, मुझे शब्द ही कुछ गड़बड़ लगता है। गड़बड़ इस तरह लगता है कि ट्रायल जो है वो एक प्रोसेस होता है, और ये जिसको हम मीडिया ट्रायल बताते हैं ये बिल्कुल फैसले की तरह आता है। तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी आदमी जो लोकतंत्र में भरोसा करता है, एक न्याय व्यवस्था में भरोसा करता है, एक सामाजिक व्यवस्था में भरोसा करता है, तो वह इस मीडिया ट्रायल जैसी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर ये चीजें आई कहाँ से। आखिर वही चीजें जब समाज में जाती हैं तो समाज उसे एक्सेप्ट क्यों करता है। हम इन दो केसों के हवाले से बात कर रहे हैं, और हम जब प्रियदर्शनी मट्टू का मामला देखते हैं, जब हम जैसिका लाल का मामला देखते हैं, शिवानी भटनागर वाले मामले को देखते हैं, और आदर्श सोसाइटी देखते हैं, नीतीश कटारा देखते हैं, वहां जब मीडिया बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा होता है तो बड़ा एक सोशल एक्सेप्टेंस आता है। वो इसलिए आता है कि बहुत सारी जगह पे बड़े पावरफुल वहां भी लोग होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ मीडिया अब थोड़ा सा बेहतर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो और वहां भी जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष ये कहता है कि साहब जी हमारे साथ मीडिया ट्रायल किया गया, चाहे वो डीपी यादव हो और चाहे दूसरे पक्ष के और भी बड़े समर्थ लोग हों, जिसमें मुख्यमंत्री जैसे लोग शामिल हो आदर्श सोसाइटी के मामले में। तो और अच्छी बात यह है कि आज हम अगर सोनाली और आरुषि के हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो हो सकता है मीडिया की इस भूमिका को हम और बड़े लेवल पर देखें। हमारी जो पीड़ा होती है कि आप सोचिए, हम सारे लोग कई सारे मामलों में बड़े गुनहगार से लोग होते हैं। जैसे आप बहुत सारे तथ्य बता रहे हैं आरुषि के मामले में, हो सकता है कुछ तथ्यों को हम जानते हो, कुछ तथ्यों को न जानते हो। इसी तरह के हजारों मामलों के तथ्य हैं जो आदिवासियों के सवाल के हैं। आप किसी को नाम ले लीजिए कि अगर वो नक्सल के आंदोलन में पकड़ लिया गया, कह दिया गया नक्सली शब्द, तो हम में से तमाम सारे लोग उसके खिलाफ जितनी खबरें छापी जाएंगी हम सब सही मान लेंगे। किसी का नाम अगर किसी समुदाय विशेष से जोड़ के अगर उसे पकड़ लिया जाएगा तो हम पहले ही दिन हमारे वकील साहबान लोग अदालतों में कचहरियों में खड़े होकर कह देंगे कि आतंकवादियों का हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, भले ही वो पूरे साल भर में उससे बरी हो जाए। तो सवाल यह है कि महिलाओं का सवाल है, तो मीडिया ट्रायल इस तरह से गुनाह की श्रेणी में आ जाता है कि उसे कुछ व्यक्ति संचालित करते हैं। एक रिपोर्टर जो लिख रहा है उसकी महिलाओं के बारे में क्या समझ है, एक एडिटर जो देख रहा है उसका अल्पसंख्यकों के बारे में क्या रुझान है, और वो क्या समझते हैं बाकी जो सामाजिक सवाल है। और जो ट्रायल शब्द है वो ट्रायल शब्द न्याय व्यवस्था से आता है। वहां कहा जाता है कि साहब 100 बेगुनाह छूट जाए, 100 दोषी छूट जाए, लेकिन
एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। और मीडिया ट्रायल में गलत व्यवस्था ये हो जाती है कि एक गुनाहगार को पकड़ने के लिए हम 100 बेगुनाहों पे उंगली उठाते हैं। तो ये जो चीज होती है कि बिल्कुल गलत होती है। तो मैं यहाँ इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ और सिर्फ एक बात, उदाहरण बहुत सारे मैं दे सकता हूँ कि कैसे 5 आदिवासियों के लिए खबर लंबे समय से छप रही थी कि वो देशद्रोह में जेल गए। लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे अचानक ये आया कि भाई इन्होंने कौन सा देशद्रोह किया होगा। खबरें लगातार छप रही हैं। आप जानते हैं लोअर कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट होती है, कागज नहीं देखे जाते हैं, और जब वो हाई कोर्ट में मामला आता है और उनका वकील कहता है कि साहब एक बार पता तो करवाइए, फर्जी जजमेंट के आधार पे पुलिस को फर्जी जजमेंट भेज दिया गया और वो 5 आदिवासियों के परिवार के लोग डरते डरते जाते थे, बाहर बैठे रहते थे पुलिस के यहाँ, कहते साहब हमारा गुनाह तो बता दीजिए। गांव में आपस के झगड़े में, ग्राम प्रधान के चुनाव में दूसरी पार्टी के लोगों ने फर्जी जजमेंट बना के पुलिस को भिजवाया। पुलिस ने देखा ही नहीं कि जिस नाम के जज लिखे गए और जिस पूरे प्रोसेस से जजमेंट आता है वो कैसे आया। ऊपर सब लगते आदेश चले गए, नीचे कागज जब्ता चला गया और 5 लोग 41 दिन जेल में काट के आए वो चीजें। और जब वो बरी हो गए तो वो छूटे तो ऐसे भागे कि उनके वकील तलाशते थे कि हम कंपनसेशन फाइल करेंगे। वो लोग कैसा हमारी जान छोड़ दीजिए, आपकी जो फीस है हम अपना खेत बेच के दे देंगे, हम दोबारा नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम यहां से बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस हवाले से वहां तक जरूर बात जानी चाहिए, क्योंकि अगर बात वहां तक जाती है तभी कोई बात बनती है। और मैं इस पक्ष में हूं कि हाँ, अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बिल की बात होती है तो मीडिया के अकाउंटेबिलिटी के बिल की बात होनी चाहिए, उस व्यवस्था की बात होनी चाहिए। और हम सारे लोग एक मजबूत लोकतंत्र, एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था के लिए चाहते हैं कि मीडिया को जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। धन्यवाद।